वो हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स, यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन अवर सोसाइटी। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर वर्ड कहाँ से निकला और इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों द वर्ड कंप्यूटर कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेशन। तो दोस्तों जो वर्ड कंप्यूटर है वो निकला है वर्ड कंप्यूट से, और वर्ड कंप्यूट का मतलब है कैलकुलेशन। तो दोस्तों इस तरह हम कह सकते हैं कि जो वर्ड कंप्यूटर है उसका लिटरल मीनिंग हुआ कैलकुलेटर। तो दोस्तों 1613 में एक इंग्लिश राइटर ने पहली बार अपनी एक बुक में कंप्यूटर वर्ड को यूज़ किया था। तो दोस्तों ये कंप्यूटर का जो कैलकुलेटर मीनिंग है ये एक उसका बेसिक और लिटरल मीनिंग है, लेकिन जब हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो दोस्तों अब जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है, क्योंकि जो कंप्यूटर का मतलब है वो बहुत ज़्यादा वास्ट और वसी हो चुका है। तो जब हम प्रेजेंट सिनेरियो में कंप्यूटर को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा कन्वर्टिंग इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे डाटा लेती है, उसे पर प्रोसेस काम करती है और हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर को डाटा दिया 2+2, तो जो 2+2 है वो डाटा है, कंप्यूटर ने उस पर काम किया और हमें रिजल्ट दिया 4। यानी कि हमने 2+2 डाटा एंटर किया और कंप्यूटर ने उस पर काम किया, उसके बाद हमें 4 जो है वो रिजल्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन दी। और जो हमारे पास आजकल के जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब के सब ऑटोमेटिक हैं और प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन से कंट्रोल किए जाते हैं। यानी कि हर एक कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है। तो हर एक कंप्यूटर जो है वो प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन से कंट्रोल होता है। हमने सिर्फ कंप्यूटर को ये बताना है कि तुमने ये करना है, वो किस तरह करना है वो सब का सब कंप्यूटर अब ऑटोमेटिकली करता है। जैसे कि हम जो है वो फाइल मैनेजर पर क्लिक करते हैं, हमने सिर्फ क्लिक किया, लेकिन कंप्यूटर को पता है कि एक यूज़र ने फाइल मैनेजर पर जब क्लिक किया तो मैंने ओपन क्या करना है, तो हमने उसे नहीं बताया कि तुमने ये ओपन करना है, हमने सिर्फ क्लिक किया, उसने ऑटोमेटिकली उसके पास इंस्ट्रक्शंस हैं, पहले से प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस हैं, उसकी मदद से उसने हमारे सामने जो हमारे फाइल्स हैं उसे ओपन कर दिया। तो दोस्तों इस तरह हम कह सकते हैं नो आ डेज ऑल कंप्यूटर्स आर कंट्रोल्ड बाय प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। दोस्तों इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को हम दो टाइप्स में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स एंड देन डिजिटल कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स जो हैं वो अर्ली स्टेजेस के जो कंप्यूटर्स थे वो एनालॉग थे सारे के सारे। अब एनालॉग कंप्यूटर्स बहुत ही कम यूज होते हैं। 1950 से पहले पहले करीबन जो जितने भी कंप्यूटर्स थे वो सारे के सारे एनालॉग थे। एनालॉग कंप्यूटर्स में कोई भी स्क्रीन नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ नीडल्स और नंबर्स होते हैं जिसकी मदद से हम काम करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डिजिटल कंप्यूटर्स, लेकिन रिलायबल नहीं होते। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है डिजिटल कंप्यूटर्स। आजकल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स को डिजिटल कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। अगर हम डिजिटल पर गौर करें तो डिजिटल का ए एल एंड से मिटा दें तो हमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिजिट रह जाता है, जिसका मतलब है कि डिजिट से मिलकर नंबर बनता है, और यहीं से जो है वो डिजिटल कंप्यूटर इसीलिए कहा जाता है कि ये विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स काम करता है। तो इस पिक्चर से जो आपके सामने है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिजिटल और कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर में क्या फ़र्क है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्लियर वे से कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है और आज का जो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर है उसमें और एनालॉग कंप्यूटर में कितना फ़र्क है। अगर फिर भी हम 2-3 स्टेप्स में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को डिफरेंशिएट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर आर more flexible than digital computer. Analog computer are less reliable than digital computers. Digital computer has a screen, analog computer has a needle and numbers. इसके बाद जो दोस्तों हमारे पास टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इनटू टू इराज, मैकेनिकल इरा एंड देन इलेक्ट्रॉनिक इरा। जो हिस्ट्री है कंप्यूटर की दोस्तों वो बेसिकली दो अदवार में दो जो है ज़मानों में डिवाइड की जाती है। एक है मैकेनिकल इरा और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक इरा, यानी कि मैकेनिकल दौर और इलेक्ट्रॉनिक दौर। हम सबसे पहले मैकेनिकल इरा को डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल इरा स्टार्ट होती है 1623 से और एंड होती है 1990s में आके एंड हो जाती है।
Some important inventions during this era were the telescope, steam turbine, micrometer, pendulum clock, barometer, electrometer, typewriter and Morse code. जो सम इम्पोर्टेंट इन्वेंशन हुई इस इरा के दौरान यानी इस दौर के दौरान वो है टेलीस्कोप है, उनमें स्टीम टरबाइन है, माइक्रोमीटर है, पेंडुलम क्लॉक वगैरह, ये टाइपराइटर है। और जो कंप्यूटर इस दौरान इन्वेंट किए गए उसमें है एबाकस। एबाकस जो है वो 3000 BC यानी कि बिफोर क्रिश्चियन में इसे इन्वेंट किया गया। एबाकस एक ऐसी डिवाइस थी जो काउंटिंग में बहुत ज़्यादा उस वक्त पॉपुलर हुई, काउंटिंग में बहुत ज़्यादा मदद देती थी। और इससे हम सिर्फ और सिर्फ प्लस कर सकते थे यानी कि एडिशन होती थी एबाकस से। उसके बाद पैस्कलाइन 17th सेंचुरी में पैस्कलाइन जो है वो कंप्यूटर आया। इसकी मदद से हम ये पहला कैलकुलेटर समझा जाता है कि जो 17th सेंचुरी में आया। इसकी मदद से हम एडिशन कर सकते थे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और ये जो है था वो 6 डिजिट तक सपोर्ट करता था यानी कि 6 डिजिट तक ये एडिशन कर सकता था, मल्टीप्लिकेशन कर सकता था। उसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस उस वक्त जो है 1890 में जो इन्वेंट की गई उसका नाम है पंच्ड कार्ड्स। पंच्ड कार्ड एक ऐसी मशीन थी जो कि इंफॉर्मेशन रीड कर लेती थी किसी भी कार्ड से। जो किसी भी कार्ड पर पंच्ड की गई इंफॉर्मेशन होती थी वो ऑटोमेटिकली वहां से वो रीड कर लेती थी। तो ये इस वक्त की बहुत ही बड़ी एक इन्वेंशन समझी जाती थी। उसके बाद ये आप मैकेनिकल एक कंप्यूटर देख सकते हैं जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये कंप्यूटर तो कम किसी ट्रेन का इंजन ज्यादा लग रहा है। ये इसमें इतनी ज्यादा जो है वो गरारीज हैं, इतने गियर्स हैं, इतने बेल्ट वगैरह लगे हुए हैं। तो ये किसी एंगल से अगर आज का बंदा इसे देखे तो ये कंप्यूटर नहीं लगता, लेकिन ये उस वक्त का ये पैस्कलाइन कंप्यूटर है जो कि सिर्फ और सिर्फ 4 जो है अरिथमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करता था, जिसमें है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। ये सिर्फ और सिर्फ एक कैलकुलेटर है जो कि एक पूरे रूम में उस वक्त आता था। तो दोस्तों इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इरा को। इलेक्ट्रॉनिक इरा 19 से ही स्टार्ट हो गई थी यानी कि 20th सेंचुरी के स्टार्ट से ही इलेक्ट्रॉनिक इरा का आगाज हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक इरा आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 जनरेशंस। हम अगर इलेक्ट्रॉनिक इरा की बात करते हैं तो हम इसको फर्दर जो है 6 जनरेशन में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। ये 1937 से लेकर 1953 तक ये जनरेशन रही। इसमें जो फेमस इन्वेंशन थी वो थी एटेंसो बेरी कंप्यूटर जो 1942 में आए। ये दरअसल एक ऐसा कंप्यूटर था जो जॉन एटनसॉफ और उसके शागिर्द क्लिफ बेरी ने इन्वेंट किया था। ये कंप्यूटर इतना फंक्शनफुल तो नहीं था लेकिन उस ज़माने के दो लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। उसके बाद था हार्वर्ड मार्क 1। ये 1944 में ये कंप्यूटर आया था और ये एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ये एक ऐसा कंप्यूटर था जो कि टेबल्स को जनरेट जो मैथमेटिकल टेबल्स होते हैं उनको जनरेट करने में मदद करता था। उसके बाद था एडवांक। एडवांक की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये 1949 में आया था और ये पहला एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स यानी कि बिल्ट इन प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। यानी कि ऑटोमेटिक कंप्यूटर था ये एक, इसमें बिल्ट इन प्रोग्राम्स होते थे, बिल्ट इन इंस्ट्रक्शंस होती थी जिसकी मदद से ये कंप्यूटर वर्क करता था। दोस्तों फर्स्ट जनरेशन के बाद हमारे पास है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में जो अहम इन्वेंशन हुई उनमें IBM 704 है जो 1954 में आया। उसके बाद TX0 है जो 1956 में आया। दोस्तों TX0 उस वक्त एक ऐसा कंप्यूटर था जो कि आम पर्पस के लिए बनाया गया था यानी कि आम लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते थे। उसके बाद IBM 7030 1961 में आया ना। IBM 7030 एक ऐसा कंप्यूटर था जो कि मल्टीटास्किंग था यानी कि एक से ज़्यादा जो है वो एक्शंस परफॉर्म कर सकता था। इससे पहले जितने भी कंप्यूटर थे वो किसी एक खास पर्पस के लिए बनाए जाते थे, लेकिन IBM 7030 एक ऐसा कंप्यूटर था जो एक से ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता था। उसके बाद हमारे पास दोस्तों थर्ड जनरेशन स्टार्ट होती है जो कि 1963 से लेकर 71 तक रही। उसमें जो अहम इन्वेंशन हुई इनमें है सिस्टम 360 1964 में जो आया। ये एक ऐसा सिस्टम था जो कि
6 to 7 कंप्यूटर्स को मिला के एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता था कि जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जिसे अपने काम में लेती थी। उसके बाद हमारे पास है दोस्तों PDP-8 जो 1965 में आया। उसके बाद इंटेल 8008 1972 में आया। इंटेल जो ये इंटेल 8008 था, ये एक पहला कंप्यूटर था जो कि माइक्रो प्रोसेसर था, और इसमें ये अपर एंड लोअर केस दोनों लेटर्स को सपोर्ट करता था। उसके बाद अलावा ये पंक्चुएशन मार्क्स और डिफरेंट सिंबल्स को भी जो है वो सपोर्ट करता था। उसके बाद हमारे पास दोस्तों स्टार्ट होती है फोर्थ जनरेशन। ये स्टार्ट होती है 1972 से और 83 तक रहती है। उसमें जो अहम इन्वेंशन है उनमें है एप्पल वन, जो कि एप्पल कंपनी का पहला कंप्यूटर था, जो स्टीव जॉब्स ने खुद इसे डिज़ाइन किया था। उसके बाद है IBM PC जो 1981 में आया। उसके बाद मैकिन्टोश 1984 में, जो एप्पल का दूसरा कंप्यूटर था। उसके बाद है हमारे पास दोस्तों स्टार्ट होती है 5th जनरेशन। उसके 5th जनरेशन में दोस्तों है हमारे पास IBM PC 80 जो आया 1984 में। PCRT जो आया 1986 में। इंटेल का एक बड़ा कंप्यूटर जो आया 1989 में। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है 6th जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। ये 1990 से स्टार्ट होती है और अभी तक ऑनवर्ड चलती ही आ रही है। उसमें है पावर बुक, iMac, पावर मैक G5 जो 2003 में आया, और डेल XP टावर स्पेशल एडिशन जो कि अभी लेटेस्ट मॉडल है डेल का। तो दोस्तों आपने देखा कि कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुए, 1623 से लेकर और आज तक। वो कहाँ एक पूरे कमरे में आने वाला, और हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग उसे चलाते थे एक कंप्यूटर को, और सिर्फ वो कैलकुलेशन करता था। लेकिन आज का कंप्यूटर जो है वो एक छोटा सा एक जेब में भी मोबाइल है जो आपके चल रहा, वो भी एक आपकी जेब में एक कंप्यूटर आ जाता है। तो कहाँ से कहाँ तक कंप्यूटर आए। तो ये टेक्नोलॉजी दोस्तों एक दिन में ही यहाँ तक नहीं पहुँची, या एक साल में यहाँ तक नहीं पहुँची, इसे सैकड़ों साल लगे, सदियाँ लग गई यहाँ तक आते आते। तो अब आके हमारे पास ये जो है वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आई है कि अब हम घर बैठे बिठाए दुनिया के किसी कोने में भी कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम अगला हमारा टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर को बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कंप्यूटर फॉर इंडिविजुअल यूजर्स, कंप्यूटर फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर फॉर इंडिविजुअल यूजर्स। कंप्यूटर फॉर इंडिविजुअल यूजर्स जिनमें हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, यानी कि जो हमारे घर में आम कंप्यूटर्स होते हैं। इन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डेस्क के टॉप पर फिट आ जाते हैं, इसलिए इन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन भी एक जो है वो तरह के पर्सनल कंप्यूटर ही है, लेकिन ये एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, यानी कि आम पीसी से ये एक पावरफुल कंप्यूटर है। आमतौर पर इसे इंजीनियर्स या साइंटिस्ट, एनिमेटर्स इसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है वो ज़्यादा ग्राफिक क्वालिटी ज़्यादा होती है। इसमें जो प्रोसेसर की क्वालिटी है वो अच्छी होती है दूसरे कंप्यूटर से। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है नोटबुक कंप्यूटर्स। नोटबुक कंप्यूटर्स को हम लैपटॉप कंप्यूटर्स आमतौर पर कहते हैं। इन्हें लैपटॉप कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग ज़्यादातर इन्हें अपनी लैप में, यानी कि अपनी गोद में इस्तेमाल करते हैं, और ये गोद में फिट आ जाते हैं, इसलिए इन्हें लैपटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों है टैबलेट कंप्यूटर्स। टैबलेट कंप्यूटर्स के बारे में हमको पता ही है, ये बहुत ही आम किस्म है कि जो कि टैबलेट होती हैं हमारे पास, जैसे कि आईपॉड या सैमसंग की टैबलेट्स हैं, क्यू मोबाइल की टैबलेट्स हैं, ये टैबलेट कंप्यूटर इन्हें कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों है हमारे पास स्मार्टफोन। दोस्तों स्मार्टफोन से कौन नहीं वाकिफ, हर बंदे दूसरे बंदे के पास स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन के यानी कि आईफोन, सैमसंग, LG वगैरह जितने भी आजकल के एडवांस फोन्स हैं वो सब के सब स्मार्टफोन की कैटेगरी में ही आते हैं। उसके बाद दोस्तों है हमारे पास हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स एक जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। ये एक ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि हमारे हाथ में फिट आ जाते हैं। ये आमतौर पर नोट्स लेने के लिए या कुछ चीज़ को लिखने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद दोस्तों है हमारे पास कंप्यूटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें है नेटवर्क सर्वर्स। दोस्तों मैं पहले बता दूं कि सर्वर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। सर्वर कंप्यूटर बेसिकली उन कंप्यूटर्स को कहा जाता है जो कि कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और नेटवर्क सर्वर वो कंप्यूटर होते हैं जो एक नेटवर्क में ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हमने एक नेटवर्क बनाया 6 कंप्यूटर्स का, और उनमें हमने एक सर्वर रख दिया कि जो उन सारे कंप्यूटर्स को सेम सर्विसेज प्रोवाइड करेगा।
तो वो जो सर्वर है वो नेटवर्क सर्वर है। नेटवर्क जो सर्वर होता है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो समझ लें मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं उसमें, वो काफ़ी पावरफुल होता है क्योंकि उसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है दोनों दूसरे कंप्यूटर्स को। उसके बाद दोस्तों है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एक ये काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। आमतौर पर इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक वगैरह मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं क्योंकि उनका इनपुट और आउटपुट काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनपुट आउटपुट उन्होंने एट अ टाइम हैंडल करनी होती हैं। उसके बाद दोस्तों है हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, इनकी जो क्वालिटी होती है मिनी कंप्यूटर्स की वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और पर्सनल पीसी के समझ लें के दरमियान में होती है। ये उनके दरमियान में मिड में लाई करते हैं, इसलिए तो दोस्तों इन्हें मिनी कंप्यूटर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की निस्बत बहुत ही छोटे साइज में होते हैं और ये भी एट अ टाइम डिफरेंट इनपुट्स और आउटपुट्स को हैंडल कर सकते हैं। पहला मिनी कंप्यूटर जो था वो 1960 में जो है इन्वेंट किया गया था। उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास सबसे जिस वक्त जो पावरफुल कंप्यूटर्स हैं उन्हें सुपर कंप्यूटर्स कहा जाता है। दोस्तों सुपर कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो कि एक हाउस होता है, समझ लें कि थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स का। इसमें एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, इसमें हजारों के हिसाब से प्रोसेसर्स लगे होते हैं और कहा जाता है कि एक पावरफुल कंप्यूटर 1 ट्रिलियन जो कैलकुलेशन है पर सेकंड की वो कर सकता है, यानी कि 1 ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड ये कर सकता है एक सुपर कंप्यूटर और थाउजेंड्स ऑफ इनपुट आउटपुट ये हैंडल करता है एट अ टाइम। इसकी प्राइस भी करोड़ों डॉलर्स में है। तो आमतौर पर इसे आम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो अफोर्ड नहीं करती, लेकिन जो डिफरेंट रिसर्च लैब्स हैं वो उनके पास सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन अवर सोसाइटी। सबसे पहले है होम, कि हम अपने घर में ही किस तरह कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपने घर में कंप्यूटर को वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरटेनमेंट के लिए, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद दोस्तों है एजुकेशन के, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का क्या रोल है। तो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस वक्त ऑनलाइन हैं। हमारे बोर्ड्स हैं, वेरियस बोर्ड जो एजुकेशन बोर्ड हैं वो ऑनलाइन हैं। हम जाके वहाँ से ऑनलाइन अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। ये सब दोस्तों कंप्यूटर की ही बदौलत है। उसके बाद दोस्तों है स्मॉल बिजनेस, हमारे जो छोटे पैमाने पर बिजनेसेस हैं उनमें कंप्यूटर का क्या रोल है। तो हमारे छोटे से छोटे बिजनेस में भी कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट है। अगर हम देखते हैं छोटे से छोटे जनरल स्टोर की तरफ भी, तो वहाँ पर भी हमें एक कंप्यूटर पड़ा हुआ मिलेगा। उसके बाद दोस्तों है इंडस्ट्री, कि हमारी इंडस्ट्री में कंप्यूटर का क्या रोल है। तो हमारी इंडस्ट्री में भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है। इस वक्त बहुत ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड मशीनरी जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है, जैसे कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग हो रही है। उसके बाद दोस्तों है गवर्नमेंट के इदारे में कंप्यूटर किस तरह जो है वो अहम रोल प्ले कर रहा है। तो गवर्नमेंट भी कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है आजकल। जैसे नादरा अपना सारा रिकॉर्ड सेव करने के लिए कंप्यूटर को यूज़ करती है। उसके बाद जो पीटीए है वो कंप्यूटराइज्ड जो है वो सिस्टम को यूज़ करती है सारे के सारे रिकॉर्ड को सेव करने के लिए। उसके बाद दोस्तों है हेल्थ केयर के, हमारी जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारी मेडिकल लैब्स हैं, हमारी फार्मेसीज हैं, वहाँ पर कंप्यूटर किस तरह अपना रोल प्ले करता है। तो दोस्तों हमारी जितनी भी मेडिकल लैब्स हैं वहाँ पर जितने भी मेडिकल टेस्ट होते हैं वो सब के सब कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होते हैं। कंप्यूटर की मदद से ही वो सारे के सारे टेस्ट करते हैं। दोस्तों उसके बाद है बैंकिंग, कि हमारे बैंकिंग सेक्टर्स में कंप्यूटर किस तरह अहम रोल प्ले करता है। तो हमारे बैंकिंग सेक्टर में भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है आजकल। अगर हम देखते हैं एटीएम यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन की तरफ, तो वो भी एक कंप्यूटर ही तो है, जहाँ से हम अपनी जो है पैसे विड्रॉ करा सकते हैं। पहले जब ये एटीएम नहीं था तो हमें घंटों कतार में लगना पड़ता था, घंटों लाइन में लगना पड़ता था, फिर जाके हमें अपने पैसे मिलते थे। लेकिन आजकल हम सिर्फ एक कार्ड और पिन की मदद से वहाँ से एटीएम से पैसे निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में। तो दोस्तों इसी के साथ आज के हमारे लेक्चर का जो है इख्तिताम हुआ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स के बारे में सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।